आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 सोशल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको अर्थशास्त्र का एक चैप्टर है आप लोगों का मुद्रा और साख चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हर एक चीज को यहाँ पर हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सारा का सारा क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आगे आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है हर एक चीज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से कराया जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है क्या है कि मुद्रा क्या है, यानी कि व्हाट इज मनी। मनी माने पैसा, पैसा यानी कि मुद्रा क्या है। ठीक है, तो देखिए साधारण शब्दों में कहा जाए तो मुद्रा का अर्थ धन दौलत होता है। इसी मुद्रा का हम लोग प्रयोग कर लगभग दुनिया के सारे सुख सुविधा पा सकते हैं। देखिए मुद्रा का माने होता है धन दौलत यानी कि जो पैसा, ठीक है, इसी को बोला जाता है मुद्रा। इसका हम लोग यूज करके क्या करते हैं, दुनिया का जो भी मतलब सुख सुविधा का जो भी वस्तु है इसको हम लोग लेते हैं। देखिए आगे क्या कि साख का मतलब, तो साख का माने होता है कर्जा, कर्जा यानी कि ऋण, ऋण यानी कि उधार, उधार यानी कि लोन, इसी को बोला जाता है साख। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वस्तु विनिमय। देख लीजिए वस्तु विनिमय क्या है। देखिए वस्तु विनिमय माने क्या होता है, पहले के जमाने के टाइम में क्या होता था, पैसा नहीं था, मुद्रा नहीं चलता था। ठीक है, उस टाइम क्या होता था कि एक वस्तु लेने के लिए हमें कोई दूसरा वस्तु देना पड़ता था, इसी को बोला जाता है वस्तु विनिमय। मैंने लिख दिया है बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए कि पहले के जमाने में मुद्रा नहीं थी, उस समय किसी वस्तु को लेने के लिए दूसरा वस्तु देना पड़ता था, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रश्न है। क्या है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है कि पहले के जमाने में मुद्रा नहीं थी, उस समय किसी वस्तु को लेने के लिए दूसरा वस्तु देना पड़ता था, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को नहीं सुलझा पाती है, जबकि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को बड़ी आसानी से सुलझाती है। ठीक है, अब बात रहा उदाहरण का। देखिए यहाँ पर ये जो उदाहरण है आप लोग अपने से भी दे सकते हैं, आप लोग अपने से भी दे सकते हैं। कैसे दीजिएगा यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दो आदमी है, मान के चलिए एक का नाम है राम, ठीक है, एक का नाम है मोहन। आप लोग अपने से कुछ भी एग्जांपल दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान के चलिए कि राम के पास क्या है, यहाँ पर राम के पास चीनी है, राम के पास क्या है, चीनी है, राम के पास चीनी है। ठीक है, और मोहन के पास मान के चलिए क्या है, आटा है, आटा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए राम को यहाँ पर कोई चीज चाहिए होगा, जैसे मान के चलिए राम को चाहिए आटा, राम को क्या चाहिए, आटा चाहिए। ठीक है, आटा चाहिए राम को। यहाँ पर क्या चाहिए सर, राम को आटा चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए राम को यहाँ पर क्या चाहिए, आटा चाहिए। मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ, राम को क्या चाहिए, राम को चाहिए आटा। ठीक है, अब मोहन, देखिए मोहन को यहाँ पर चीनी नहीं चाहिए, बल्कि इसको कोई दूसरा चीज आप लोग कुछ भी नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिएगा, आपका काम यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मतलब आप कोई भी दूसरा वस्तु का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर मोहन को क्या चाहिए, तो चावल चाहिए, मोहन को क्या चाहिए, चावल चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए राम जो है, राम को यहाँ, राम के पास यहाँ पर चीनी है और राम को आटा चाहिए। मोहन के पास आटा है लेकिन इसको चाहिए क्या, तो चावल चाहिए। अब क्या होगा, देखिए राम जैसे ही मोहन के पास जाएगा तो बोलेगा कि मोहन तुम्हारे पास आटा है, बोलेगा हाँ है, तो राम तो इससे आटा ले लेगा। लेकिन मोहन का डिमांड यहाँ पर पूरा नहीं होगा, क्योंकि मोहन को यहाँ पर चाहिए क्या, मोहन को चाहिए चावल, लेकिन राम के पास चावल नहीं है, राम के पास क्या है, तो राम के पास चीनी है। तो यहीं पर प्रॉब्लम हो गया ना, वस्तु विनिमय से प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अगर मान के चलिए अगर दोनों के पास पैसा रहता तो राम भी जाकर कहीं पर आटा खरीद लेता और मोहन भी जाकर कहीं पर अपना चावल खरीद लेता। तो ये चीज आपको लिखना है। आप लोग अपने मन से कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल कैसे सोचिएगा मैं आपको सिंपल तरीका से बता देता हूँ। एक का नाम राम लिखिए, एक का नाम मोहन लिखिए। यहाँ पर कोई इसके पास कोई वस्तु मतलब रहने दीजिए। ठीक है, मान के चलिए इसके पास क्या है, गेहूं है, इसके पास क्या है, गेहूं है। ठीक है, इसके पास मान के चलिए चना है, इसके पास मान के चलिए क्या है, चना है। राम को यहाँ पर जो रहेगा मोहन का वो चाहिए, मैंने चना चाहिए। ठीक है, चना चाहिए मोहन को, राम को। ठीक है, राम को क्या चाहिए, चना चाहिए। लेकिन मोहन को क्या चाहिए, मतलब जो राम के पास नहीं है। कोई भी चीज लिख दीजिए, मान के चलिए इसको चाहिए चप्पल, इसको चाहिए क्या, चप्पल। तो यहाँ पर राम मोहन से तो चना ले लेगा, लेकिन मोहन को चाहिए चप्पल, तो लेकिन राम के पास चप्पल है ही नहीं, गेहूं है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया, देख लीजिए कि राम तथा मोहन दो आदमी है, राम के पास चीनी है तथा मोहन के पास आटा है। राम को अपनी चीनी के बदले आटा चाहिए, जबकि मोहन को अपने आटा के बदले चावल चाहिए। राम तथा मोहन अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते
हैं, क्योंकि दोनों के पास ऐसा वस्तु नहीं है कि दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। राम ऐसा आदमी खोजेगा जिसके पास आटा है तथा जिसे चीनी चाहिए, तथा मोहन भी ऐसा आदमी खोजेगा जिसके पास चावल है तथा जिसे आटा चाहिए। ठीक है, अतः वस्तु दोहरे संयोग की समस्या को नहीं सुलझा पाती, परंतु मुद्रा से ये सारी समस्या आसानी से सुलझ सकती थी, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं और उसी मुद्रा को हम उसी मुद्रा से क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा वस्तु भी खरीद सकते हैं। तो ये तो बात यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऋण का। देखिए, ऋण दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक ऋण, एक होता है अनौपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण माने क्या होता है कि जो हम लोग बैंक द्वारा जो ऋण लेते हैं उसको बोला जाता है औपचारिक ऋण। ठीक है, अनौपचारिक ऋण क्या हो गया, जिसको हम लोग साहूकार के पास लेते हैं, या फिर किसी रिश्तेदार के पास लेते हैं, या फिर दोस्त के पास लेते हैं, या फिर व्यापारियों के पास लेते हैं। तो साहूकार, रिश्तेदार, दोस्त, व्यापारियों के पास जो ऋण लिया जाता है, जो लोन लिया जाता है, उसको बोला जाता है अनौपचारिक ऋण। बात क्लियर। अब आगे चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही सुपर डुपर प्रश्न है कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। देखिए, बात यहाँ पर सिंपल है कि जो हमारा औपचारिक स्रोत का जो ऋण होता है, लोन होता है, इसमें सूद कम होता है, इसमें सूद कम होता है, एक बात हो गया। दूसरा बात क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो औपचारिक ऋण जो होता है, इसमें आदमियों का शोषण नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो अनौपचारिक ऋण होता है ना, इसमें आदमियों का शोषण होता है। आगे चलिए, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर चीज को बता देता हूँ अच्छे तरीके से, टाइम बिना बर्बाद किए हुए। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि औपचारिक ऋण में सूद यानी कि ब्याज कम होता है, जबकि अनौपचारिक ऋण में सूद यानी कि ब्याज अधिक होता है। औपचारिक ऋण में कोई विशेष शर्त नहीं होता है, जबकि अनौपचारिक ऋण में विशेष शर्त होता है, बहुत विशेष शर्त रख देता है। औपचारिक ऋण सरकार द्वारा पंजीकृत होती है, जबकि अनौपचारिक ऋण सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होती। औपचारिक ऋण के स्रोतों पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, ये नजर रखती है, जिससे किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, जबकि अनौपचारिक ऋण के स्रोतों पर कोई विशेष संस्था नजर नहीं रखती, इसके चलते यहाँ पर इसका शोषण होता है। औपचारिक ऋण का मकसद लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी है, जबकि अनौपचारिक ऋण का मकसद केवल और केवल क्या है, लाभ कमाना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुपर तरीके से समझेंगे, एकदम सुपर तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या है, और आप लोगों को याद रखना कि पुष्पाराज में खाली पड़ेगा साला, ये चीज आपको याद रखना है। अभी जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, ऋण कर्जदार के लिए मुश्किल परिस्थितियों में सहायता करती है, वहीं जोखिम वाली परिस्थितियों में कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकती है। इसमें कर्जदार कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कर्जदार आत्महत्या कर लेता है। देखिए, बात बहुत सिंपल है। मान के चलो कोई किसान है, मान के चले कोई किसान है, वह क्या करता है, लोन लेता है, कहीं से भी लेता है, बैंक से लेता है या फिर साहूकार के पास लेता है, लोन लेता है। लोन लेने के बाद मान के चलो फसल उसल रोपता है, फसल बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। अब आप कुछ भी लिख दीजिए कि मान के चलिए बर्फ पूरा पड़ गया, उसका फसल बर्बाद हो गया, या फिर आप लिख दीजिए कि पूरा पानी पड़ गया जिसके चलते उसका फसल गल गया, या फिर आप लिखिए कि मतलब पानी नहीं पड़ा जिसके चलते सूखा के कारण उसका फसल बर्बाद हो गया। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, और जो भी यहाँ पर इश्यू होगा आप लोग लिखिए। तो यहाँ पर मैंने एक चीज लिख दिया है कि कोई एक किसान है, वह खेती करने के लिए बैंक या किसी साहूकार के पास ऋण लेता है। ऋण लिए पैसे से वह बीज खाद खरीदता है, फिर अपने खेत को जोतकर उसमें फसल लगा देता है। धीरे धीरे फसल भी बड़ा होने लगता है, परंतु किसान जहां रहता था, इस साल वहां बारिश अच्छी नहीं हुई और सूखा पड़ गया। पानी की कमी होने के चलते किसान का अच्छा खासा फसल भी बर्बाद हो गया। जब किसान के पास ऐसी स्थिति बन गई कि वह किस तरह कर्जा से चुकाएगा, मतलब वहां पर अब मतलब किसान के पास ऐसा स्थिति बन जाता है कि वह कर्जा चुकाने के लायक नहीं होता है। कर्जा चुकाने का जो साधन था वह भी खत्म हो गया। कभी कभार ऐसी स्थिति बन जाती है किसान को सुसाइड यानी कि आत्महत्या करना पड़ता है, और ऐसा बहुत बार हो चुका है। नोट करिएगा, सिंपल तरीके से इजी तरीके से समझा रहा हूं, ऐसा यूट्यूब में आप लोगों को कोई भी नहीं समझाने वाला है सर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए, पहला कारण क्या है कि बैंक ऐसे लोगों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होते जिन्होंने पहला ऋण अभी तक जमा नहीं किया है। अगर आप लोगों का ऋण बाकी रहेगा, मतलब किसी का कर्जा बाकी रहेगा, लोन बाकी रहेगा, तो बैंक उसको लोन नहीं देता है। जिस व्यक्ति का कागज पत्र सही नहीं होता उसे भी बैंक लोन नहीं देता है। कागज पत्र जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो सही होना चाहिए। ऋण लेने के लिए हमें कोई विशेष वस्तु गिरवी रखनी पड़ती है, परंतु वैसे लोग जो अपना कोई वस्तु जो को गिरवी नहीं रख पाता है, बैंक वैसे लोगों को भी मतलब लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। जोखिम वाली परिस्थितियों में बैंक जो है वह कर्जा नहीं देता है। बैंक नहीं, यहाँ पर बैंक लिखिएगा, ठीक है। बैंक जो है, बैंक कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होता है। जो व्यक्ति गारंटेड नहीं ले पाते हैं उसको भी बैंक लोन नहीं देता है। बैंक वैसे लोगों को भी ऋण नहीं देने के लिए तैयार होते हैं जो अपना आय प्रमाण पत्र नहीं ला पाते हैं, जो इनकम सर्टिफिकेट नहीं ला पाते हैं, उनको भी बैंक लोन नहीं देते हैं। आगे चलिए, आगे क्या देख लीजिए। अगला प्रश्न, सुपर प्रश्न क्या है यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है वह अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखती है, जरूरी क्यों है। तो देखिए किस प्रकार से नजर रखती है। पहला पॉइंट कि कोई बैंक ग्राहकों का शोषण करता है कि नहीं, इस बात का ध्यान आरबीआई रखता है। जैसे कोई बैंक है, वो जो बैंक है क्या ग्राहकों का शोषण कर रहा है,
गलत सलत पैसा ले रहा है, उनको सता रहा है, तो इसके ऊपर जो नजर रखता है कौन रखता है? आरबीआई रखता है। हर बैंक अपने पास पूंजी के रूप में एक न्यूनतम राशि रखती है, मतलब कुछ मतलब पैसा रखता है अपने पास, तो आरबीआई इस बात का ध्यान रखता है कि वो जो बैंक है वो राशि उसके पास है या फिर नहीं है। आरबीआई इस बात पर भी ध्यान रखता है कि बैंक लाभ कमाने के चक्कर में केवल व्यापारियों को लोन दे रहा है या फिर छोटे छोटे किसानों को भी लोन दे रहा है। आरबीआई अन्य बैंकों से हमेशा जानकारी लेता है कि वह किसे लोन दिया और किसे नहीं, ठीक है, किसे लोन दे रहा है किसे नहीं दे रहा, हर एक चीज का जानकारी रखता है। आरबीआई समय समय पर सभी बैंकों से सूद के बारे में पूछता है ताकि कोई व्यक्ति ठगा ना जाए। सूद के बारे में पूछता है कि कितना अभी बैंक सूद ले रहा है। बहुत सारे बैंक मनमानी काम करते हैं, इसलिए आरबीआई इन बैंकों पर नजर रखता है ताकि किसी व्यक्ति को परेशान होना ना पड़े। तो ये है आरबीआई का काम। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला जो प्रश्न है क्या कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं। देखिए अतिरिक्त मुद्रा यानी कि देखिए यहाँ पर दो प्रकार का आदमी है। एक हो गया ये आदमी, मान के चलिए पूरा एकदम सूट बूट में एकदम पहना हुआ है, और ये एक आदमी है, ठीक है, जिसके पास थोड़ा पैसा कम है। अब यहाँ पर ये जो आदमी है इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और इसको क्या है, इसके पास पैसा नहीं है, इसको लोन चाहिए, इसको लोन चाहिए। और देखिए यहाँ पर इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो ये आदमी क्या करेगा, बैंक में अपने पैसा को क्या करेगा, जमा के रूप में रखेगा, जमा कर देगा पैसा, ठीक है। और ये जो जमा कर देगा बैंक इसको कुछ मात्रा में सूद देगा। अब बैंक क्या करेगा, कुछ पैसा अपने पास रखेगा और कुछ पैसा क्या करेगा, जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको पैसा की आवश्यकता है उनको लोन के रूप में दे देगा, ठीक है। और ये जो लोन लेंगे जो भी व्यक्ति उनसे क्या करेंगे, बैंक सूद लेंगे, और इस प्रकार से ये एक रिलेशन बनाता है। और लिखा गया कि वैसे लोग जिसके पास अतिरिक्त मुद्रा हो, बैंक उन लोगों का पैसा जमा के रूप में लेते हैं, उस जमा राशि का कुछ भाग बैंक अपने पास रख लेता है, तब बाकी पैसा जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में देता है। इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता करते हैं। एक क्वेश्चन बाकी जो कि हमारा लास्ट और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। वीडियो सुपर डुपर हिट है सर, आप लोगों को शायद पसंद आया होगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है बहुत ही सुपर प्रश्न है। क्या है कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है। देखिए औपचारिक स्रोत मतलब एक्चुअल में औपचारिक ऋण और एक साइड में हमने अनौपचारिक ऋण को लिख दिया है। औपचारिक ऋण मैंने आपको अभी बताया कि जो बैंक द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसको औपचारिक ऋण बोला जाता है, और जो साहूकार रिश्तेदार दोस्त या फिर व्यापारी के पास जो भी ऋण लिया जाता है उसको अनौपचारिक ऋण बोला जाता है। औपचारिक ऋण लेने के लिए हमें गारंटर की जरूरत पड़ती है और अनौपचारिक ऋण के लिए हमें कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है। औपचारिक ऋण जो होता है सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, इनके रजिस्टर्ड होते हैं, और अनौपचारिक ऋण सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। यहाँ पर आगे क्या है देख लेते हैं, थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा ऊपर करके देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आगे और क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है इस प्रकार से कुछ है। और तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि औपचारिक ऋण लेने के लिए हमें बहुत सारे कागज पत्र की आवश्यकता होती है और अनौपचारिक ऋण लेने के लिए हमें कागज पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर आगे क्या कि औपचारिक ऋण का मकसद लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी है, और अनौपचारिक ऋण का मकसद केवल क्या है, लाभ कमाना है। जो हमारा औपचारिक ऋण होता है इसमें कोई विशेष शर्त नहीं होता है, और अनौपचारिक ऋण में सर बहुत मतलब यहाँ पर विशेष शर्त रखा जाता है, ठीक है, मतलब विशेष शर्त यहाँ पर रखा जाता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे और क्या दिया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि इसमें मतलब यहाँ पर आप यहाँ ये तो हो गया विशेष शर्त वाला हो गया। फिर औपचारिक ऋण के स्रोतों के कामकाज पर आरबीआई नजर रखती है और इसमें कोई भी मतलब संस्था नजर नहीं रखता। जो अनौपचारिक ऋण होता है इसमें कोई भी संस्था नजर नहीं रखता है। और यहाँ पर देखिए मैंने और एक चीज लिख के रखा है, ये चीज मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। इस चीज को समझिए कि जो हमारा अनौपचारिक ऋण होता है इसमें सूद क्या होता है, अधिक होता है। आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो हमारा औपचारिक ऋण होता है इसमें सूद कम होता है। तो चलिए सर यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बताया, शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ज्यादा फटाफट आज ही मैं आप लोगों को हर एक चीज को करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक ही चीज आप लोग याद रखिएगा कि मैं खाली पढ़ेगा साला। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।